लंदन सन 1917 एक आदमी ने एक छोटा सा लेटर लिखा और उस लेटर का नाम था बलफोर डिक्लेरेशन। सिर्फ 67 वर्ड्स, एक पेज से भी कम। लेकिन उन 67 वर्ड्स ने जो किया वो पूरी मुस्लिम दुनिया ने पिछले 100 साल के अंदर देखा, भुगता और आज भी देख रही है। उस लेटर में लिखा था कि फलस्तीन के अंदर ज्यूइश कम्युनिटी के लिए एक अलग नेशन क्रिएट करनी चाहिए, बस सिर्फ इतना। ना कोई मैप, ना ही कोई बॉर्डर और ना ही इससे ज्यादा कोई डिटेल। लेकिन इस छोटे से लेटर के पीछे जो प्लान था वो बहुत ही बड़ा था। अगर 1917 में उसके पीछे छुपा हुआ प्लान कोई देख लेता, कोई समझ लेता, तो शायद उसके लिए यकीन करना मुश्किल होता। इराक तबाह हुआ, लीबिया बर्बाद हुआ, सीरिया टूट गया, लेबनान भी टूट गया, गजा को मिट्टी में मिला दिया गया और ईरान जिसने 45 साल तक मुकाबले किए, 2026 के अंदर उसको सीधा निशाना बनाया गया। ये कोई अलग अलग वॉर्स नहीं है, ये एक ही प्लान के अलग अलग हिस्से हैं और एक्चुअल में ये प्लान 100 साल पहले स्टार्ट किया गया था। आज हम सिर्फ मैप्स या किसी जंगों की बात नहीं करेंगे, कुछ और भी है इस कहानी के अंदर, कुछ ऐसा जो सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के थ्रू आगे जाता है। मस्जिद अल अक्सा, वो जगह जो मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे मुकद्दस जगह है, वो इस प्लान के मरकज में है। हैकल सुलेमानी यानी टेम्पल ऑफ सुलेमान, जिसकी तमन्ना रखने वाले, जिसको बनाने वाले ओपनली कहते हैं कि हमने मस्जिद अल अक्सा की जगह पर उसको बिल्ड करना है। और दज्जाल, जिसका जिक्र हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले किया, जिसके बारे में फरमाया गया कि वो यहूदी होगा, जिसकी सिर्फ एक आंख होगी और जो यरूशलेम से ऑपरेट करेगा। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सारी चीजें आखिर जुड़ी हुई कैसे हैं, आज हम इसको क्लियर करेंगे कुरान, हदीस और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में। किसी किस्म का कोई भी क्लेम बिना दलील के नहीं होगा। बेसल 1897 स्विट्जरलैंड, थियोडोर हल्स ने पहली कांग्रेस बुलाई और वहाँ पे एक विजन रखा गया कि यहूदी लोगों के लिए एक अपनी कंट्री होनी चाहिए। लेकिन कौन सा मुल्क? हल्स ने अपनी डायरी के अंदर लिखा, बेसल में मैंने ज्यूइश स्टेट की बुनियाद रखी। अगर आज मैं ये कहता तो ये सब लोग हंसते मुझ पे। 5 साल में या ज्यादा से ज्यादा 50 साल में ये हकीकत बन जाएगी। 51 ईयर्स के बाद 1948 में इजराइल एग्जिस्ट करने लगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जो विजन था वो सिर्फ एक छोटा सा मुल्क बनाना नहीं था, वो स्लोली कदम बा कदम इस चीज को बढ़ाना था। और हर बार जो चीज कही गई वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी भी होती गई, क्योंकि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, ये प्रॉपर प्लानिंग का हिस्सा था। 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन आया, 1948 में इजराइल बना, 1967 के अंदर इजराइल ने एक ही जंग में वेस्ट बैंक, गजा, सिनाई और गोलान हाइट्स को अपने कब्जे में ले लिया। इन 4 जगहों को 6 डे वॉर्स के अंदर छीन लिया गया। ये मिलिट्री हिस्ट्री का एक ऐसा वाकया है जिसकी मिसाल मिलना भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे जो चीज नोट करने वाली है, 1967 के बाद जो इजराइल ने बाउंड्री सेट की वो ऑलमोस्ट वही थी जो बेलफोर डिक्लेरेशन के अंदर आती हैं। ये इत्तेफाक जरूर हो सकता है, लेकिन फिर 1982 के अंदर ओदित जीनोन ने अपना प्लान लिखा और वो सबसे खतरनाक था। वो था अरब कंट्रीज को अंदर से तोड़ना, अरब कंट्रीज की फॉल्ट लाइंस को एक्टिवेट करना है और ग्रेटर इजराइल की तरफ जाना है। एक एक करके इराक, लीबिया, सीरिया, गजा, फलस्तीन और ईरान इस लिस्ट का हिस्सा है। 2026 के अंदर ये लिस्ट प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है, सिर्फ ईरान बाकी है जो पुरजोश जवाब दे रहा है। अब इस प्रॉपर टाइमलाइन को, इस प्लानिंग को अगर आप सामने रख कर देखें तो इत्तेफाक के लिए लफ्ज यूज करना मुश्किल है। ये एक प्लानिंग थी जो एग्जीक्यूट की जा रही है स्टेप बाय स्टेप। 2023 के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस में खड़ा हुआ, उसके हाथ में एक मैप था, न्यू मिडल ईस्ट मैप। उस मैप में गजा और वेस्ट बैंक इजराइल का हिस्सा थे। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई पीस पार्टनर की लिस्ट में शामिल थे और जो मुल्क लिस्ट में नहीं थे या तो वो ऑलरेडी टूट चुके थे या निशाने का हिस्सा थे। नेतन्याहू ने ये मैप दुनिया के सामने कैमरे के अंदर दिखाया और किसी में हिम्मत भी नहीं थी कि इस चीज को रोक सके। और मीडिया ने भी इसको सिर्फ एक दिन ही कवर किया, अगले दिन न्यूज आ गई। लेकिन वो मैप इजराइल के अंदर अभी भी एग्जिस्ट करता है और वो उनके प्लान्स का हिस्सा है। और नेतन्याहू की वो स्पीच अभी भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। 1897 के अंदर हल्स ने जो सोचा था, 2023 के अंदर नेतन्याहू ने उसका मैप क्रिएट करके दुनिया के सामने रख दिया। 126 साल और सिर्फ एक ही डायरेक्शन है यहूदियों की, एक ही मंजिल है जिसको वो टारगेट करना चाह रहे हैं। और अब एक और सवाल, इस मंजिल के रास्ते में मस्जिद अल अक्सा आती है, तो आखिर यहूदियों का उसके साथ क्या करने का इरादा है? यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ग्रेटर इजराइल सिर्फ जमीन हासिल करने का इरादा नहीं है। अगर ये सिर्फ जमीन का मसला होता तो 1948 के अंदर जो जमीन यहूदियों को मिली थी उनके लिए वो काफी होती। लेकिन यहूदियों को जमीन मिलती रही और उनकी भूख बढ़ती रही। क्यों? इसका कोर इशू सिर्फ जियोग्राफी नहीं है, इसका कोर इशू एक जगह है,
एक स्पेसिफिक जगह। मुस्लिम उस जगह को हरम अल शरीफ कहते हैं, वहाँ मस्जिद अल अक्सा है, लेकिन जूइश कम्युनिटी ये कहती है कि मस्जिद अल अक्सा की जगह उनका एक बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, हैकले सुलेमानी यानी थर्ड टेम्पल। आखिर वो मंदिर एग्जैक्टली बनेगा किस जगह? वो डायरेक्टली मस्जिद अल अक्सा की जगह पर। इस एक पॉइंट को समझ लें तो पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। जमीन हासिल करना सिर्फ ग्रेटर इजराइल को बनाना है, लेकिन यहूदियों की असल मंजिल मस्जिद अल अक्सा को गिराकर थर्ड टेम्पल क्रिएट करना है। हैकले सुलेमानी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तौरात में ये चीज मेंशन है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम की जगह पर एक बहुत बड़ा टेम्पल क्रिएट किया था। वो बेबीलोन के लोगों ने 586 बीसी के अंदर तबाह कर दिया। उसके बाद एक और मंदिर बना, उसे रोमन्स ने 70 एडी के अंदर तबाह किया। अब एक पावरफुल जूइश रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट है, टेम्पल माउंट फेथफुल और टेम्पल इंस्टीट्यूट, जो ओपनली ये कहते हैं कि थर्ड टेम्पल बनाना हमारा फरीजा है। टेम्पल इंस्टीट्यूट ने मंदिर को क्रिएट करने के लिए हर चीज तैयार रखी है। मंदिर के लिए मीनार तैयार है, मंदिर के लिए हर डेकोरेशन चीज तैयार है और उसके रिचुअल्स भी तैयार किए गए हैं। सिर्फ एक चीज बाकी है, जगह। और वो जगह इस टाइम मस्जिद अल अक्सा के नीचे है। ये कोई छुपा हुआ प्लान नहीं है। टेम्पल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर सब कुछ ओपनली लिखा हुआ है, दुनिया को पता है, गवर्नमेंट्स को पता है, लेकिन इसके खिलाफ बोलने वाला कोई भी नहीं। मस्जिद अल अक्सा के अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ खबर नहीं है, वो एक प्रोसेस है जो सालों से चलता आ रहा है। 1969 के अंदर एक इजरायली ने मस्जिद अल अक्सा के अंदर आग भी लगाई, किबली मस्जिद का कुछ हिस्सा भी जला। 1990 के अंदर टेम्पल माउंट के ऊपर पत्थर फेंकने की बुनियाद पर 20 फलस्तीनियों को मारा भी गया। एरियल शेरॉन ने 2000 के अंदर एक बड़े लश्कर के साथ अपनी टीम के साथ मस्जिद अल अक्सा का दौरा भी किया। 2022 के बाद से मिनिस्टर्स और इजराइल के बहुत से लोग खुल्लम खुल्ला मस्जिद अल अक्सा के दौरे करने लगे, विजिट करने लगे। अतामर बिन गाविर जो कि इजराइल का खुद एक मिनिस्टर है, जो ओपनली खुद कह चुका है कि मस्जिद अल अक्सा की जगह पर टेम्पल को अपग्रेड कर देना चाहिए। ये सिर्फ उसका पर्सनल व्यू नहीं है, ये व्यू इजरायली कैबिनेट में मल्टीपल टाइम डिस्कस हो चुका है। और जब ये मिनिस्टर मस्जिद अल अक्सा का दौरा करता है और इजरायली पुलिस फलस्तीनियों को रोकती है, तब हमें समझ में आता है कि ये चीज सिर्फ पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई नहीं है। दर हकीकत इसके पीछे कहानी कुछ और ही चल रही है। सही मुस्लिम बुक नंबर 54 और हदीस नंबर 50 के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में जिक्र किया। फरमाया कि दज्जाल की सिर्फ एक आंख होगी और वो खुद को रब कहने का दावा करेगा, और उसके पास इतनी ताकत होगी कि वो आसमान से बारिश बरसाएगा और फसल में खेती उगाएगा। बहुत से लोग होंगे जो उसके पीछे चलेंगे। और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात भी बताई कि दज्जाल का खास रिश्ता यहूदियों के साथ होगा। सही मुस्लिम में ही ये चीज आती है कि दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे, और वो यहूदी सिर्फ दज्जाल के साथ नहीं होंगे, वो पूरी तरह उसके ऊपर फोकस्ड होंगे, उसके हाथ से कंट्रोल हो रहे होंगे। वो जब आएगा तो यरूशलेम को लेना चाहेगा, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और उसे बाबे लूद यानी कि लोद के पहाड़ के पास मारेंगे। लोद अब एक एग्जैक्टली पहाड़ नहीं रहा, वो इजराइल में एक छोटी सी जगह है, बिन गोरियन एयरपोर्ट के पास। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एक स्पेसिफिक जगह का नाम लिया, और वो जगह आज इजराइल के अंदर मौजूद है। और इजराइल में जितने भी यहूदी हैं वो दज्जाल का साथ देंगे और उस जगह पे दज्जाल को मारा जाएगा। अब आप बताएं, ये सब इत्तेफाक लगता है? दज्जाल और ग्रेटर इसराइल का रिश्ता कोई एक हदीस नहीं है, ये मल्टीपल रिसोर्सेज से कंफर्म होता है। इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में ये चीज लिखी है कि दज्जाल यरूशलेम में अपना मरकज बनाएगा और वो यहीं से दुनिया के ऊपर राज करेगा। इमाम इब्ने हजर अल अस्कानी ने फातिह अल बारी में, जो सही बुखारी की सबसे बड़ी शरह है, दज्जाल का यरूशलेम से कनेक्शन के बारे में डिटेल में लिखा है। स्कॉलर्स का ये मानना है कि यरूशलेम दज्जाल के लिए सिर्फ एक जगह नहीं होगी, वो सिंबॉलिकली और प्रैक्टिकली उसके राज का कैपिटल होगा। अब अगर हम ये सब चीजें देखें और ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट देखें, जिसका कोर भी यरूशलेम है, जिसका मरकज भी टेम्पल माउंट है, जिसको कंप्लीट भी वही किया जाएगा, दोनों चीजों की बेस एक ही जगह निकलती है, दोनों की प्लानिंग एक ही डायरेक्शन में जाती है। ये कनेक्शन ऐसा है जिसे तोड़ना, डिसमिस करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है, जो बहुत से लोग अक्सर मिस कर देते हैं। दज्जाल खुद ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट नहीं चलाएगा, दज्जाल अभी आया भी नहीं, वो आएगा हदीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले, याजूज और माजूज के पहले। और आज के टाइम पे इजराइल जो कुछ कर रहा है, स्कॉलर्स के मुताबिक वो दज्जाल के आने की तैयारी कर रहे हैं। वो कंडीशंस पूरी की जा रही हैं जिनकी बेसिस पे दज्जाल का आना और करीब हो जाएगा, और जब वो आएगा तो वो राज भी करेगा। इब्ने कसीर के मुताबिक दज्जाल जिस सिचुएशंस में आएगा, जिस कंडीशंस में इस दुनिया में आएगा, तब दुनिया की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी होगी कि लोग उसे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी मुस्लिम कंट्रीज का टूट जाना, गिर जाना, मस्जिद अल अक्सा को घेर लिया जाना, मुस्लिम उम्मत का बिखर जाना, ये सब चीजें वो बैकग्राउंड तैयार की जा रही हैं जो हेल्प करेंगी दज्जाल के टाइम को करीब लाने में। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये वो चीजें हैं जो स्कॉलर्स ने हदीस से डायरेक्टली निकाली। और इस सब के बीच एक ऐसा सवाल जो सबसे क्लोज लगता है दिल को, आज के टाइम में
जितने मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, क्या ये भी इस प्लानिंग का हिस्सा है? गजा अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2026 तक गजा हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी लोग मारे गए। अब बात करें तो उनकी एवरेज एज क्या थी? गजा की पॉपुलेशन का 48% 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। मतलब जितने भी लोग मारे गए उनमें से अक्सर तादाद बच्चों की है। हॉस्पिटल टारगेट हुए, स्कूल्स टारगेट हुए, रेस्क्यू कैंप्स को टारगेट किया गया। यूएन ने खुद ये चीज कही कि इजराइल इस तरह की हरकतें करके इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट में इसके ऊपर केस भी चला। इजराइल ने कहा कि ये हमस के खिलाफ जंग है, लेकिन जो नंबर्स हैं वो सिर्फ हमस के फाइटर्स के नहीं हैं। ये नंबर सिर्फ उन लोगों के हैं जो गजा के अंदर रहते हैं। और जो चीज जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली है, ये 50,000 का नंबर सिर्फ गजा का है। वेस्ट बैंक अलग, लेबनान अलग, और 2026 के अंदर ईरान के लोग अलग। ईरान के अंदर यूएस और इजरायली स्ट्राइक्स के अंदर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, और ये सब कुछ एक ही टाइम पीरियड में हुआ। अब सवाल ये है कि ये सारी चीजें ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है। इसका जवाब अगर हम देखें तो वो दो हिस्सों में आता है। पहला हिस्सा स्ट्रेटेजिक। गजा में जो हुआ वो सिर्फ एक रिस्पॉन्स नहीं था। इजराइल के अपने मिनिस्टर्स ने ओपनली ये बात कही। फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023 के अंदर बोला गजा को प्रॉपरली वाइप आउट कर देना चाहिए। हेरिटेज मिनिस्टर ने ये चीज बोली कि गजा के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देना चाहिए। इतामर बिन गावीर ने ओपनली कहा कि गजा के अंदर इजरायली सेटलमेंट्स होने चाहिए। जितने भी मिनिस्टर्स ने ये चीज बोली वो ऑलरेडी इजरायली कैबिनेट का हिस्सा है। और सेटलमेंट्स का यहाँ पे मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितने भी फलस्तीनी हैं उनको वहां पे नहीं रहना चाहिए, वो इलाका छोड़ देना चाहिए। तो आखिर फिर फलस्तीनी लोग आखिर जाएंगे कहाँ? ये वही चीज है जो 1948 के अंदर हुई, नकबा, जहाँ से 7 लाख फलस्तीनी अपना घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। एक प्रोसेस जो 1948 के अंदर शुरू हुआ उसे 2023 के अंदर दोबारा शुरू किया गया। स्केल अलग था लेकिन नियत वही थी यहूदियों की। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की। ये सब कुछ जो हो रहा है हदीस की रोशनी में। सही मुस्लिम में एक हदीस आई है जिसमें कहा गया है कि क़यामत के करीब यहूदियों और मुस्लिम्स की एक बहुत बड़ी जंग होगी। एक चीज बिल्कुल क्लियर है हदीस के अंदर कि एक वक्त ऐसा आएगा मुस्लिम उम्मत बहुत ज्यादा डिवाइड हो चुकी होगी, इतनी कमजोर होगी कि दुनिया वाले उसको सीधा टारगेट करेंगे और उनको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। आज के टाइम पे पाकिस्तान चुप है, सऊदी अरेबिया चुप है, तुर्की चुप है और इजिप्ट भी चुप है। अब यहाँ पे मैं किस किस का नाम लूं? 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं और फिर भी गजा के अंदर बच्चे मारे जा रहे हैं और इस सब के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं। 1897 में जो चीज लिखी गई थी, चाहे आने वाले 5 साल में या 50 साल में ये हकीकत बनेगी। जब ये चीज लिखी गई उसके ठीक 51 इयर्स के बाद इजराइल बन गया। 1917 के अंदर बेल्फोर ने जो 67 वर्ड्स लिखे, उन अल्फाजों की वजह से 7 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। 1982 के अंदर ये नॉन ने जो प्लान लिखा, उस प्लान के 40 साल के बाद प्रैक्टिकली वो लिस्ट जो उसने बनाई थी वो खत्म हो गई, सिर्फ ईरान बाकी बचा। और 2023 के अंदर नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल का मैप भी दुनिया को दिखा दिया। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले लूद का नाम लिया और वो जगह आज इजराइल के अंदर मौजूद है, बिन गोरियन एयरपोर्ट के पास। बिल्कुल वो जगह जो हदीस के अंदर मेंशन है। ये जितनी भी चीजें हमने देखी है हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई भी शख्स इनको जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, ये पहले से ही आपस में लिंक्ड है। अब ये हर चीज सुनने के बाद अगर आपके दिल में हल्का सा भी बोझ महसूस हो रहा है, जो मेरी नजर में होना भी चाहिए, लेकिन बोझ और बेबसी के अंदर फर्क होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी बताया और उसमें से बहुत सी चीजें जो पूरी भी हो गई, लेकिन हर चीज बताने के बाद आखिर में उसका इंजाम भी बताया। अगर दज्जाल आएगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, अगर याजूज माजूज निकलेंगे तो अल्लाह मदद भी भेजेगा, और मस्जिद अक्सा के ऊपर जो आज हो रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया, सूरह अल इसरा आयत नंबर 8, अगर तुम वापस गुनाह की तरफ आए तो हम भी वापस अजाब की तरफ जाएंगे। इस आयत का स्कॉलर्स ने एक दूसरा रुख भी बताया कि अल्लाह ने वादा किया है कि आखिरत के करीब सारी जमीन मोमिनों की होगी, हैकले सुलेमानी नहीं बनेगा, वहाँ कुछ और ही होगा, और वहाँ पे क्या होगा वो सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एज ए मुस्लिम हम सब लोगों का बिलीफ है कि वो सब चीजें होंगी, और इस सब चीज के बीच में हम एक ही काम है जो कर सकते हैं, मस्जिद अक्सा को कभी भूलना नहीं, एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो उसे अपने दिल के अंदर हमेशा जिंदा रखना, और लाजमी हर दफा दुआ करना कि जितने भी हालात बुरे हो रहे हैं जल्द से जल्द वो सही हालात की तरफ जाएं, क्योंकि हर अंधेरे के बाद रोशनी लाजमी आती है। सब्सक्राइब।